ओके सो कल सॉरी मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। लास्ट थर्सडे जो क्लास थी उसमें हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी तक हमने डिस्कस कर लिया था। देख चुके थे कि अगर एक रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो रिजिड बॉडी में दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे। इक्विलिब्रियम मींस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं कह रहा हूँ रिजिड बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दैट मींस नेट फोर्स इज 0। If rigid body is in rotational equilibrium, that means net torque is 0. If a body is in equilibrium, that means net force as well as net torque on the rigid body is 0. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जी शफक, मैं बताता हूँ आपको। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट जो एक बड़ा टॉपिक है यहाँ, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट जो बड़ा टॉपिक है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करने से पहले इनर्शिया देखो, स्ट्रेट लाइन मोशन में जिसे हमने इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया को कौन इनर्शिया था क्या? इन ट्रांसलेशनल मोशन इन ट्रांसलेशनल एक सेकेंड, आप लोगों को अनम्यूट कर दिया मैंने। ठीक है हुदा, मैं कराता हूँ, जरा सा मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, इसे करा दो। सो अगर आप कहोगे कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, सो इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मास मेजर इनर्शिया। वैसे इक्विलिब्रियम लिखना गलत होगा, ट्रांसलेशनल अगर एक मोशन है तो ट्रांसलेशनल मोशन में मास इनर्शिया को डिसाइड करेगा। इनर्शिया आपको याद होगा, इनर्शिया बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है। मींस एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन से रेस्ट में आने का अपोज करेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। तो ट्रांसलेशनल मोशन में मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इनर्शिया को मेजर करेगा। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी बॉडी। इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक स्क्वायर देता हूं, मान लीजिए 4 kg का स्क्वायर है। मैं आपको एक रॉड दे रहा हूं, एग्जैक्टली 4 kg की रॉड है। मैं आपको एक स्फेयर दे रहा हूं, 4 kg का स्फेयर। मैं आपसे कहता हूं इन तीनों को ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करने का क्या मतलब है? तीनों को स्ट्रेट लाइन में मूव कराइए, रोटेट नहीं। मैं नहीं कह रहा रोटेट कराइए ना, स्ट्रेट लाइन में मूव कराइए। लाइक स्क्वायर को स्ट्रेट लाइन में मूव कराइए, रॉड को स्ट्रेट लाइन में मूव कराइए। स्फेयर को भी रोटेट मत कराओ, रोल मत कराओ, उसको ऐसे खिसकाओ, ट्रांसलेट कराओ स्फेयर को। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जब मैं इन्हें ट्रांसलेट कराऊंगा तो इन सब को मूव कराने के लिए सेम फोर्स अप्लाई करनी होगी या अलग अलग? मुझे इतना बता दो सर। अलग अलग सर अलग 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 तीनों का मास से रोटेट करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं, तो कह रहा हूं मूव करो। क्यों अलग अलग, क्यों फोर्स लगी? रेस्ट से मोशन में लाने के लिए अलग अलग फोर्स। शेप डिफरेंट है। से क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? बॉडी रेस्ट में है, आप रेस्ट से मोशन में लेकर आ रहे हैं। आप स्क्वायर को भी रेस्ट से मोशन में लाने लाओगे तो जो भी ऑपोजिशन मिलेगी इनर्शिया की वजह से वो 4 kg के कोरस्पॉन्डिंग होगी। रॉड रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में ला रहे हो भाई, 4 kg का मास है, जो ऑपोजिशन मिलेगी वो 4 kg के कोरस्पॉन्डिंग होगी। स्फेयर है, रोटेट नहीं करा रहा। मैं नहीं कह रहा कि आप किसी को रोटेट करा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हैं। रॉड है, उसे आप स्ट्रेट लाइन में मूव करा रहे हो, सेम फोर्स अप्लाई करनी होगी स्ट्रेट लाइन में मूव कराने के लिए।
तो ट्रांसलेशन मोशन मास इनर्शिया को डिसाइड करेगा. अलग अलग फोर्सेस नहीं चाहिए अलग अलग बॉडीज के लिए, एक ही फोर्स चाहिए जो सारी बॉडीज सेम फोर्स से मूव कर जाएगी. उसका रीजन ये है कि हर बॉडी में जो इनर्शिया है वो इनर्शिया डिपेंड कर रहा है ऑन द मास ऑफ द बॉडी. इनर्शिया डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर. सबका मास सेम, सब में सेम इनर्शिया. रेस्टिव मोशन में लेकर आना चाहते हैं, सबको सेम फोर्स लगानी होगी. बताइए, ये समझ में आया आप लोगों के? यस सर. तो ट्रांसलेशन में मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया. हर वो बॉडी जिसमें मास सेम होगा उसकी इनर्शिया भी सेम होगी. लेकिन रोटेशन में कहानी बदल जाती है. रोटेशन में कहानी बदल जाती है. अगर आप रोटेशन लोगे, मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर लिया 4 kg का, मैं आपसे कहता हूं स्क्वायर को रोटेट करना है. मैंने एक रॉड ले ली 4 kg की और एक स्फेयर लिया 4 kg. चलिए, शायद आपने ट्रांसलेट करना ना फील किया हो, लेकिन अगर आप रोटेशन देखोगे, मुझे बताओगे तीनों को रोटेट करना है, सबसे आसानी से कौन सा रोटेट करना So है? sphere. Sphere. Fair. It's fair. आसानी से कर गया ना. दैट मींस रेस्ट्रिक्शन सबसे कम ऑफर करी स्फेयर ने. ऐसी होगा ना. स्फेयर सबसे आसानी से रोटेट कर गया, इसका मतलब स्फेयर ने सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर किया, सबसे कम ऑपोजिशन दे रहा है रोटेशन के अंदर. मींस स्फेयर का इनर्शिया सबसे कम है. सो जब आप रोटेशन में आओगे तो जो इनर्शिया है वो इनर्शिया सिर्फ मास पर नहीं डिपेंड करेगा, शेप पर भी डिपेंड करेगा, साइज पर भी डिपेंड करेगा, और इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप बॉडी को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं. अलग अलग एक्सिस के अबाउट जब आप बॉडी को रोटेट करेंगे तो एनर्जी एब्सोल्युटली अलग अलग है. सर बट अभी आपने कहा था कि वो इंडिपेंडेंट है साइज और शेप के. हाँ, किस मोशन में रशाद? अच्छा ट्रांसलेशन. ओके सर, ट्रांसलेशन में कहा था. ओके. रोटेशन. तो रोटेशन में जो इनर्शिया है दैट डिपेंड्स अपॉन मास, शेप, साइज एज वेल एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो रोटेशन में इनर्शिया को सिर्फ मास कंट्रोल नहीं करता. आपको ऐसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी जो मास पर भी डिपेंड करे, जो शेप और साइज पर भी डिपेंड करे, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So in rotational motion, inertia depends on shape, size, and axis of rotation. जी शफा. और इन सबको जब कंबाइन कर दो ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये समझिए, रोटेशन में मास का रोटेशन में इनर्शिया को मास नहीं कंट्रोल कर रहा, इनर्शिया को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कंट्रोल कर रहा है. बॉडी कैसे रोटेट करेगी, कितना रोटेट करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. रोटेशन एनालॉग ऑफ मास. ये समझ में आया आप लोगों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या? यस सर. Yes, sir. अक्सर ना आप सारे न्यूमेरिकल भी कर जाओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन भी रट जाओगे, लेकिन अक्सर ये नहीं समझ में आता है था क्या. ये वही काम कर रहा था जो मास कर रहा था स्ट्रेट लाइन. जिसका मास जितना ज्यादा उसे ट्रांसलेट कराना, मीन स्ट्रेट लाइन में मूव कराना उतना ही मुश्किल. जितना ज्यादा उसे रोटेट कराना उतना ही मुश्किल. तो बिल्कुल मास का एनालॉग है रोटेशन. इतना लिखिए, फिर हम फॉर्मल डेफिनेशन से स्टार्ट करें. डन सर. शुक्रिया. लिख चुके हैं? नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं. Yes, sir. Sure. So first point.
moment inertia is okay, Himanshu. Himanshu, हुआ? Moment of inertia is rotational analog of mass. Rotational analog of mass. तो ये रोटेशन में एग्जैक्टली वही काम करेगा जो काम स्ट्रेट लाइन मोशन में मास कर रहा है. इट डिपेंड्स ऑन mass of body and distribution of mass. Distribution of mass. Distribution of mass का मतलब है size of body, shape of body and axis, जिस axis के about ये rotate करेगा. इन सब factors पे moment of inertia depend करता है. Moment of inertia is a tensor. अब ये टेंसर में आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे. भाई देखिए, आज तक हमने जो पढ़ा वो क्वांटिटी या तो स्केलर होती थी या वेक्टर होती थी. एक और टाइप की क्वांटिटीज होती जिन्हें टेंसर कहते हैं. बस नाम ही काफी है. आपसे व्हाट इज टेंसर ये कोई नहीं पूछेगा. जैसे स्केलर और वेक्टर दो तरह की क्वांटिटीज हैं, ऐसे ही टेंसर भी एक टाइप की क्वांटिटी. आपके लिए अच्छी चीज ये है कि टेंसर की आपके पास सिर्फ वो प्रॉब्लम्स आएंगी जिन प्रॉब्लम्स में टेंसर का अलजेब्रा स्केलर के अलजेब्रा से मैच करेगा. तो मैं लिख रहा हूं टेंसर, लेकिन थ्रू आउट कैलकुलेशन कंसिडर योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So it's the same tensor quantity, not a vector quantity. अच्छा, इसके बाद सर ये क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको स्केलर लेना है? नहीं, आपके पास क्वेश्चंस ही वो होंगे जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ स्केलर ट्रीट करेगा. जैसे फोर्स कैसी क्वांटिटी है सवाल, वेक्टर या स्केलर? सो वेक्टर. वेक्टर. वेक्टर के लॉस स्केलर से मैच करते हैं, अलग होते हैं? अलग होते. अलग होता है ना. फोर्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था. हाँ, जल्दी जल्दी बोलती है, सवाल है तुमसे पूछ. तुम पढ़ने वाली बच्ची हो, तुम्हें सब याद रहता है. पढ़ा था ना 9th में? वहां क्या वेक्टर पढ़ाया था? फिर चुप हो गई. हाँ, 9th में क्या वेक्टर पढ़ाया था? मैं पूछने पर आता हूँ तो सब चुप हो जाता है. 9th में देखिए, सुनो, ये जो पूछ रही थी सवाल है अभी, ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है. अक्सर आता है कि भाई ये कब कैसे डिसाइड करेंगे कि कब ये टेंसर की तरह बिहेव कर रहा है, कब ये स्केलर. तो क्लास 9th में भी ना आपने फोर्स पढ़ा था, लेकिन क्लास 9th में जब फोर्स पढ़ा था तो वेक्टर नहीं पढ़ा था. तो अगर आपको फोर्स की वही प्रॉब्लम्स देता था जिसमें फोर्स का एडिशन स्केलर एडिशन से मैच कर गया. इसी तरह से टेंसर्स में आपके पास सिर्फ वो प्रॉब्लम देगा जिसमें टेंसर्स एज अ स्केलर बिहेव कर रहा. तो आपको जरूरत ही नहीं है टेंसर पढ़ने की. आपको जब भी न्यूमेरिकल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे, आप उसको स्केलर की तरह ट्रीट करो. इसकी जब आप एसआई यूनिट लोगे, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर. अब जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो डिपेंड करता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिलेशन कुछ और होगा. अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका कॉन्टिन्यूअस है तो रिलेशन कुछ और आएगा. तो अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं इसको डिराइव भी कराऊंगा, लेकिन पहले मैं चाहता हूं थोड़ा सा फॉर्मूले के साथ यूज टू है. डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मान लीजिए ये एक्सिस है, कई मासेस है, एक m1 है, ये इस एक्सिस से r1 डिस्टेंस पर है, ये m2 है, r2 डिस्टेंस पर है, ये mn है, ये एक्सिस से rn डिस्टेंस पर. तो इसका मतलब होता है ये होता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, कि मास अलग अलग बिखरे हुए हैं.
तो यहां जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे लिखते हैं m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर अप टू mn स्क्वायर। तो ऐसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहां वो कहेगा आपसे 2 kg का अलग रखा है, 3 kg का अलग रखा है, 5 kg का अलग रखा है, एक्सिस से सेपरेशन दिया हुआ। R1 is perpendicular distance, shortest distance लेते हैं, of mass n1 from axis. Similarly, R2 is perpendicular distance of m2 from axis. इसी तरह से Rn perpendicular distance of mn from axis. तो ये सब perpendicular distances masses दिए हुए हैं, तो आप moment of inertia ऐसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर और इसको आप चाहें तो ना, तो सब जानते हैं, इसे आप समीशन में लिख सकते हैं ना, mi। अब इससे परेशान मत होइए कि समीशन ओपन कैसे करेंगे, हालांकि हम सेंटर ऑफ मास में डिस्कस कर चुके हैं इसे हम कहीं यूज नहीं करते, लिखने का तरीका है, कैलकुलेट आप ऐसे ही करोगे। अगर यहीं पर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं, अगर मैं आपसे कहता हूं मासेस का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही रिलेशन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dmr स्क्वायर। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मींस मैंने आपको कोई रिजिड बॉडी दे दी, मैंने आपको रॉड दे दी और मैं आपसे कहता हूं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, सो दैट्स इंटीग्रल ऑफ dmr स्क्वायर। चलिए अब डाउट्स आ रहे हैं कुछ? आसिया m1 m2 रोटेट कर रहा है जी, आसिया m1 और m2 एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, सारे मासेस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। सो ये रिलेशंस हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यूज करेंगे। कैसे डिराइव होता है, 2 न्यूमेरिकल के बाद मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, पर मैं चाहता हूं जरा सा आप यूज्ड टू हो जाएं इसके साथ। और हमेशा दिमाग में जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यही आना चाहिए, इट्स एनालॉग ऑफ मास, ये वही काम कर रहा है जो मास करता था स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ भी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इतना लिखिए फिर हमारे। इतना हो जाए मुझे बताइए इसको, फिर एक आध बेसिक से ना क्वेश्चंस करते हैं इसके। डन सर। सब लिख चुके हैं? नेक्स्ट स्लाइड पर है। एक सेकंड। सर 1 मिनट। ओके, तुम में से कितने हैं जो भूल गए अभी तक की फिजिक्स पूरी? एरर, डायमेंशन, काइनेमेटिक्स बहुत होंगे। हाँ, मैं एक बैच में रिवीजन शुरू कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो तुम लोगों को टाइमिंग्स भेज दूंगा, जो लोग बिल्कुल भूल गए वो उसे ज्वाइन कर लें जरा सा, कुछ इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, थ्योरी नहीं, तो याद आता चला जाएगा सब कुछ। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, वो इतना। यस सर। जी सर। तो देखिए, 2 बहुत बेसिक से क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, बस आप सीख जाओगे कि एक्चुअल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशंस होती कैसे। कि एक्सिस है, एक मैंने आपको दिया 2 kg का मास और मैं आपसे कह रहा हूँ ये 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। एक 3 kg का मास दिया मैंने आपको और मैं आपसे कह रहा हूँ ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर है और ये एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया of 2 kg and 3 kg mass about axis of rotation.
तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आपको 2 kg और 3 kg मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, सिस्टम का चाहिए बेसिकली. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज m1 r1 square plus m2 r2 square. So it's m1 which is 2, r1 is 2 square, m2 is 3, r2 is 3 square. तो देखिए I आया 4 2 सा 8 और 9 3 27 हो गया. तो I आ गया आपका 35 kg मीटर स्क्वायर. डाउट्स बताइए मुझे, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर. ओके, कोई डाउट नहीं है. अब एक और क्वेश्चन करते हैं. 4 पॉइंट मासेस m, एक m है, एक 2m है, एक 3m है और एक 4m are placed on the corners of square. सबको ना आपने स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रख दिया. कैलकुलेट moment of inertia of system about the diagonal of square as shown in figure. So आपने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, so it's m, it's 2m, it's 3m, it's 4m. एक डायगोनल है स्क्वायर का. डायगोनल के अबाउट, ये वाला डायगोनल मैंने आपको दे दिया और इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. आपको डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, लाइक ये वाला डिस्टेंस a है, सब साइड a दी हुई है. सो इसको मैं कहता हूँ मास a है, a वाला, ये b पर मास है, ये c पर है और ये d पर है. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायगोनल के अबाउट जो होगा, चारों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना होगा. तो देखिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करने के लिए हर मास का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता होना चाहिए. एक्सिस m से पास हो रहा है, आप में से कोई बता सकता है मास m का डिस्टेंस एक्सिस से कितना होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. व्हेन आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस मिनिमम डिस्टेंस. मास m का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, प्लीज चैट रूम में लिख दो. मैं म्यूट कर रहा हूं आपको तो देखिए. चलिए, एक रमशा का आंसर कुछ ठीक आया, आसिया का गलत है. आसिया आप क्या पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रही? मरियम का ठीक है, फातिमा का ठीक है, साजिद हुदा, हाँ जी सब सही बता रहे कि मास m एक्सिस. ओके ठीक है आसिया, इसको अभी चेक कर लेते हैं. एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0, क्योंकि सिंपल ये मास एक्सिस मास से पास हो रहा है, कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. सो ये जो मास m है, इसके लिए तो आप 0 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो. इस डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2m के लिए. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर के डायगोनल का हाफ हो जाएगा. तो मैं पहले इसी को कैलकुलेट कर लेता हूँ ना, इसकी जरूरत पड़ जाएगी. तो आपको चाहिए होगा BO AC का हाफ होगा. AC होता है डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. तो ये आ गया a√2/2 है ना. सो दैट्स a/√2. ये आ गया. तो भाई अगर ये a/√2 है तो नेचुरल सी बात है ये डिस्टेंस भी a/√2 होगा, ये भी a/√2 है. तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, फॉर्मूला यही होता है m1 r1 स्क्वायर, 4 मासेस हैं, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4 स्क्वायर. m1 is m, r1 is 0, m2 is 2m, देखिए ये 2m है, r2 is a/√2.
m3 is 3m, r3 0, m4 is 4m, it's 2m, a square by 2, 4m, a square by 2, 3m, a square. चलो वेरी गुड, इतना लिखिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मरियम बी डी होगा a√2 है ना, BO तो a√2 का हाफ होगा ना, a/√2। डायगोनल a√2 होता है बट BO डायगोनल थोड़ा ना है, BO तो डायगोनल का हाफ 50% ऑफ डायगोनल। इसे रब कर दूं मैं, सब हो गया। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इतना हो गया तो बताइएगा मुझे, आगे बढ़ते हैं। जी शफक लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डेरिवेशन देखिए। मैं डेराइव कर देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, लेकिन ये डेरिवेशन बहुत रेयर होता है आपसे कोई पूछ ले, सिर्फ इसलिए कि कुछ बच्चों को चाहिए होता है कि कहां से आया, सिर्फ उस चीज के लिए मैं आपको करा रहा हूं। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस आपके स्कूल में आए। सो इसको डेराइव करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, मैंने एक रिजिड बॉडी ली हुई है। ये रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, तो मैंने कई पॉइंट मासेस ले लिए। एक मास m1 ले लिया, एक मास m2 ले लिया, एक मास mn ले लिया। इसका सेपरेशन एक्सिस के अबाउट r1 है, इसका r2 है और इसका rn है। बॉडी रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। So body is rotating with angular velocity omega. Angular velocity omega. तो ये बॉडी कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो ये जितने भी मासेस होंगे ना, सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। m1, m2, m3, mn सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ओमेगा आएगी। सो एंगुलर velocity of all masses m1, m2, mn is omega। हर मास की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग होगी। लीनियर वेलोसिटी लिखते हैं r इंटू ओमेगा। तो आप लिख सकते हो कि जो लीनियर वेलोसिटी होगी इंडिविजुअल मास की, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं, मैं थोड़ा तेजी से करा रहा हूं। लीनियर वेलोसिटी ऑफ इंडिविजुअल मास, भाई हर इंडिविजुअल मास की जब आप लीनियर वेलोसिटी निकालोगे, v1 हो जाएगा r1 ओमेगा, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। v2 हो जाएगा r2 ओमेगा, दैट्स सेकेंड इक्वेशन। vn हो जाएगा rn ओमेगा, दैट्स थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करने के लिए ना, ये डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं है, हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करेंगे
और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी बताइए क्या होगी? ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, इस रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो रोटेटिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के लिए आप हर इंडिविजुअल मास की काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐड करते चले जाइए, आपको इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी मिलती चली जाएगी। सो इट्स ke1 प्लस ke2 इट्स ke। इंडिविजुअल मासेस की काइनेटिक एनर्जी निकाली और सबको ऐड करते चले जाइए। तो आप लिख सकते हैं रोटेटिंग बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, फर्स्ट मास की काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ m2 v2 स्क्वायर, हाफ mn vn स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। सो आप 1, आप 2, आप 3 को 4 में रख दीजिए। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ m1 v1 लिख दीजिए विच इज r1 ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 v2 रख दीजिए विच इज r2 ओमेगा स्क्वायर, इट्स हाफ mn vn रख दीजिए विच इज rn ओमेगा स्क्वायर। सो जब आप ये सब्स्टिट्यूशंस करेंगे तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहां पर आप हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो ये बचा m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, इट्स mn rn स्क्वायर। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई ना इस रोटेटिंग बॉडी की, ये आती है हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर mn rn स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की। अब देखो जब हम स्ट्रेट लाइन में काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं तो ये होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना, ट्रांसलेशनल मोशन। जब आप रोटेशन में लिखोगे तो फिर आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे अच्छा रोटेशन है तो वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी का एनालॉग आना चाहिए। देखिए वेलोसिटी का एनालॉग क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। मास की जगह मास का एनालॉग आना चाहिए, तो मास की जगह क्या टर्म आ रही है? ये टर्म आ रही है। ये जो टर्म है जो मास की जगह आ रही है, देखो वेलोसिटी की जगह जो आया उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एनालॉग ऑफ लीनियर वेलोसिटी नोटेशन। बस मास की जगह जो टर्म आ रही है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, mn rn स्क्वायर, इसे आप कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस टर्म इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यही फॉर्मूला हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज किया। अब ये डेरिवेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कैसे आता है वो बताना मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया आपको। तो यहां से ड्राइव होकर आता है। लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। जो क्यूरियोसिटी होती है ना कुछ बच्चों में कि कहां से आया पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने करा दिया ऐसे। भाई डाउट्स बताइए मुझे अगर इसमें कहीं कोई डाउट्स हैं आपके, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं, लिख लिया आप लोगों ने? दानिश जब हो जाए तो बताइएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए सबने लिख लिया, तो इसको फिर हम नेक्स्ट स्लाइड, चलिए इसे लिख लीजिए। तो ये डेरिवेशन थी, कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। लिखिए मारे भाई, ये जरा जहन में बैठा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में है क्या चीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल एनालॉग है मास का, जो काम स्ट्रेट लाइन में मास करता है, कंट्रोल करता है इनर्शिया को, वो काम रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। चलिए लिख लीजिए। हाँ सर बोलिए। सर ये हाफ ओमेगा स्क्वायर कहाँ चला गया? ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, इसमें से ये जो पोर्शन बचा है इतना, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा हूँ। ये जो पोर्शन बचा हुआ है इसी को कह रहा हूँ, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके सर। पूरा लेंगे तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी। तो आपको ना यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का भी फॉर्मूला मिल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो होगी दैट्स बेसिकली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऑफ रिजिड बॉडी। भाई आप लोग लिख चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर है। यस सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ, अब आपको ये समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव होकर कहां से आता है। अब देखिए लास्ट जो दो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए थे, जरा देखकर बताइए तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, कॉन्टिन्यूअस था या डिस्क्रीट था? डिस्क्रीट। दोनों में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था मासेस का। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए मैं आपको यही पेन दे दूं, मैं आपसे कहूं इस पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए इस पेन के सेंटर के अबाउट, तो दैट्स नॉट अ डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपको देखना है कि कैसे डिराइव करेंगे। तो कुछ कैलकुलेशंस मैं करा रहा हूं आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसमें सबसे पहले आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया moment of inertia of rod about an axis अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर डिपेंड करता है। एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो जाएगा। वो चीज मैं आपको दिखा दूं, जब तक देखेंगे ना आपको यकीन नहीं आएगा कि ये एक्सिस पर डिपेंड करता है। एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा बस 30 सेकंड की, उसमें आपको एक्सिस का सिग्निफिकेंस दिख जाएगा। भाई ये विजिबल है? यस सर। यस सर, विजिबल है। देखिए ये जो सर खड़े हैं इनके पास रिंग है, 4 रिंग है। ये इन चारों रिंग को अलग अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। पहली रिंग के सेंटर से एक्सिस पास कर दिया, कह रहे हैं ऐसे रोटेट करेगी। दूसरी जो रिंग है उससे टेंजेंशियली एक्सिस पास हो रहा है, कह रहे हैं एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमेगी रिंग। तीसरी रिंग डायमीटर के अबाउट घुमाएंगे, डायमीटर से एक्सिस पास हो रहा है। और चौथी रिंग को फिर टैंजेंट लिया, देखो ये भी टैंजेंट है ये भी टैंजेंट है। फर्क ये है कि ये टैंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये टैंजेंट इसके डायमीटर के पैरेलल है। ये समझ लो कि डायमीटर के परपेंडिकुलर। तो ये कर मैं इसको प्ले करूं तो देखो ये फास्ट फॉरवर्ड कर दूं थोड़ा सा, बहुत स्लो। तो ये ऐसे रोटेट करेगी। चलो भाई दूसरी दिखाओ। वाह वाह वाह।
एमा स्क्वायर तो पता है, ये ऐसे रोटेट करेगी टैंजेंट के अबाउट। सबके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, चारों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल अलग अलग। और यही मुसीबत होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, जब आप डिराइव करते हो ना, आपको अलग अलग एक्सिस के अबाउट डिराइव करना होगा, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। भाई एक्सिस की सिग्निफिकेंस समझ में आ रही है आप लोगों के? यस यस सर। सर। यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, अगर मैं आपसे एक्सिस ना बताऊं तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिल्कुल इनकम्प्लीट है, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ शफक किसी तरह से पकड़ा हुआ होगा, उसको ऑब्वियसली हो जाएगी, कहीं से उसने उसको होल्ड किया हुआ होगा। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वो आपको एक्सिस नहीं बताता, तो फिर वो ऐसे ही कहता है कि जामिनगर में जाकर रशाद से मिलकर आ जाओ। अब जामिनगर में कितने रशाद होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, क्या क्या होंगे, पॉसिबल ही नहीं है वहां तक पहुंचना। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे, अगर मेरा एक्सेस। नाम काफी रेयर है, कम ही होंगे। अच्छा चलो कुछ तो होंगे, मतलब फिर भी नाम लेकर तो नहीं पहुंच सकता ना, कुछ तो बताना पड़ेगा, गली मोहल्ला कुछ बताना पड़ेगा। अरे नहीं यार, रशाद पिछले साल भी मेरे पास था, हर साल मेरे पास एक रशाद जरूर होता है। बहुत रेयर होता है कोई ऐसा नाम जिस नाम का बच्चा या जिस तरह का बच्चा ना हो। स्टूडेंट्स की 20-30 किस्में होती हैं, बस वो 20-30 किस्म के स्टूडेंट्स हर साल आते हैं। कोई भी ऐसा नाम नहीं है अभी मेरे पास जो पिछले साल ना हो रशाद। On an axis perpendicular to rod and passing through center. And passing through center. हाँ साजिद, इस साल भी साजिद, तो 12th में मेरे पास दो और साजिद है, दो और साजिद है मेरे पास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो भाई इसमें सीख लेना ताकि फिर आगे हम अप्लाई कर पाए। ये सीखने वाला है, इसके आगे मैं कोशिश करूँ, एक्सपेक्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत आप खुद करें। तो ये देखिए रॉड है, सेंटर से एक्सिस पास कर दिया। अब ना कुछ डिसीजंस आपको लेने होते हैं, हर चीज मैं आपके लिए नहीं कर सकता। जैसे पहला डिसीजन आपको ये लेना पड़ेगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, एडिशन वाला, या इंटीग्रल यूज करना है। सबसे पहला डिसीजन तो यही है। क्या लगता है क्या यूज करें? अगर मैं रॉड ले लूं और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर इंटीग्रेशन वाला। इंटीग्रेशन। क्यों? सर क्योंकि रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, रॉड कॉन्टिन्यूअस है, रॉड इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट नहीं है, तो आपको फिर तो सब कुछ लेना पड़ेगा। अब आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए डीएम, और रॉड के सेंटर से इसका कुछ सेपरेशन लिख दीजिए x, और इसकी लेंथ भी बता दीजिए कि इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ dx है। और dl छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटी सी लेंथ है उसकी। पूरी जो रॉड है उसकी लेंथ आप जानते हैं कि पूरी रॉड की लेंथ इज l। ये बिल्कुल सेंटर से पास किया मैंने, तो ये लेफ्ट वाला भी हाफ हो जाएगा बिल्कुल, और ये राइट वाला भी हाफ हो जाएगा। और मैं आपसे ये भी कहता हूं कि ये ओरिजिन है, ये जो रॉड पास हो रही ना, ओरिजिन से पास हो रही। जरा मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, इसे मैंने ओरिजिन मान लिया। तो अगर इसे मैंने ओरिजिन मान लिया तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं भाई ओरिजिन से l/2 पीछे, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -l/2 होगा। ये ओरिजिन से l/2 आगे है तो x कोऑर्डिनेट प्लस l/2 होगा। y कोऑर्डिनेट आप लोग नहीं पूछेंगे मुझसे, क्योंकि रॉड इज वन डायमेंशनल, तो y तो होगा ही नहीं, एक ही डायमेंशन की रॉड x के लॉन्ग रखी हुई है। अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ये आ गया dm इंटू एक्स स्क्वायर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है भाई? रॉड के एक एंड से दूसरे एंड तक, तो आपने लिमिट्स लगा दी -l/2 से लेकर +l/2 तक। स्टेप नंबर 1, डाउट्स बताइए मुझे इसमें। देखो अगर यही डाउट है तो क्या कहानी आगे बढ़ेगी, यहाँ बताइए मुझे, यहाँ तक कोई डाउट है? सोचो। मूव करेगी अगर तो सर डीएक्स से पीछे आ सकते हैं ना, सर माइनस नहीं होगा वो अगर सर। आप दोबारा कहिए, कैसे मूव करेगी रॉड? सर अगर राउंड करिए, सर आपने कहा ना मतलब हम्म, घूमेगी सर वो, हम्म। तो सर डीएक्स पीछे भी आ सकते हैं ना सर।
आप कहीं ले सकते हैं, और यहाँ स्पेशल नहीं है, आप यहाँ ले लें, आप इसीलिए मैंने उसे x कह दिया, ये x कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन आपके क्वेश्चन से मुझे एक कंफ्यूजन और आ गया, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये रॉड आगे या पीछे जाएगी? सर राउंड घूमेंगी सर। अपनी जगह रोटेट करेगा ना, जैसे फैन है उसी की तरह रोटेट करेगा। Yes, sir. तो ये dx जरूरी नहीं कि आप राइट में लें, मेरी आदत है मैं राइट में ले लेता हूँ, आप लेफ्ट में ले लीजिएगा, आंसर सेम है। और मुझे बताइए इसमें और डाउट्स? सोचो जरा से ना, दिमाग इस मोड में आएगा कि वो इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होगा। लेकर आओ दिमाग को यहाँ पे। L/2 सर सर ये x क्यों लिया है? अच्छा देखिए, रॉड को मैंने x एक्सिस के अलोंग रखा है, इसीलिए मैं x ले रहा हूँ, उसको मेरे ओरिजिन ले लिया। टोटल लेंथ L है, रॉड सेंटर से पास हो रही है ना साजिद, ये मैंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, डेरिवेशन में सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस ओरिजिन से पास हो गया। ओरिजिन के लेफ्ट में -L/2, ओरिजिन के लेफ्ट में तो नेगेटिव होता है, x कोऑर्डिनेट इसलिए बिकॉज रॉड इज वन डायमेंशनल, x एक्सिस के अलोंग रखिए। ये ओरिजिन के राइट में x is plus L/2, राइट में इसीलिए, और x कोऑर्डिनेट इसलिए इट्स प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस वन डायमेंशनल। साजिद बताइए, अब आया? अच्छा चलिए, अब इस इंटीग्रल में ना इतना तो लिख लिया आपने, अब इसके बाद आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, क्या ये इंटीग्रल सॉल्वेबल है? अभी ये इंटीग्रल सॉल्वेबल नहीं है। दो वेरिएबल्स हैं, इंटीग्रल सॉल्वेबल नहीं है, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए आपके फौरन, कि एक dm है एक dx है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप x को इंटीग्रेट करना चाहें और dm ले लें, आपको किसी तरह से dm को x में कन्वर्ट करना हो, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखेगा कि ओके dm को dx में कन्वर्ट कर दें। dm को dx में कन्वर्ट करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि आप यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए, क्योंकि रॉड तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का। mass distribution on rod is uniform। तो रॉड पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मुझे बताइए, अगर 5 पेन है और इनकी कॉस्ट है 10 रुपीज, तो 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? बड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन बता दो। दोबारा एक बार क्या पूछा सर आप? 5 पेन है 10 रुपए के, 3 पेन कितने के होंगे? 6 रुपीज के। तो 6 रुपए के। वाह, कितना तेज दिमाग चलता है। अब यहाँ बताओ, पूरी रॉड की लेंथ L है, पूरी रॉड का मास M है, dm लेंथ, dx लेंथ का मास कितना होगा? L लेंथ का मास M है, dx लेंथ का मास कितना होगा? बस पैसे नहीं ML/D। यहाँ क्या करा था, पहले एक पेन की कॉस्ट निकाली थी ना, तो आप यहाँ भी यही करिए, आप ऐसे लिखिए मास ऑफ लेंथ L। पता है जो चीज आपने अभी करी ना वो आपके इंट्यूशंस में है, करते करते खरीदते खरीदते वो चीज आ गई है कि आप सोचते भी नहीं है कि कैलकुलेट कैसे करें। जैसे आदमी जब डिराइव करता है तो कभी सोचता ही नहीं है कि कब ब्रेक लगाने हैं, कब एक्सीलेटर पे पैर रखना है, कब क्लच चेंज होंगे, वो उसकी आदत में शुमार हो जाता है। ऐसे होता है ना। लेकिन जो नया नया चलाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है कि अब गियर चेंज करने हैं, अब ब्रेक लगाने हैं, अब क्या करना है। यही चीज न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल्स में होती है। जब आप नया नया शुरू करते हैं आपको एक एक चीज सोचनी पड़ती है कि कैसे करें, वही प्रैक्टिस काम आती है। वही बच्चा जो शुरू में दिमाग खा जाता था मेरा कि एक छोटी सी चीज के लिए, अब वो 4 महीने बाद जब बैच थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है तो उसके लिए वो चीजें इशू नहीं है, उसकी इंट्यूशन डेवलप हो गई, वो खुद कर लेता है। लेकिन वो प्रैक्टिस के बाद आएगा, इसीलिए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। आप करोगे ना तो काफी चीजें ऐसी डेवलप हो जाएंगी जो आप सोचा भी नहीं करोगे कि अच्छा ये छोटी मोटी चीजें तो ऐसी हो जाती, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर आपसे कभी नहीं होगी। लेंथ L का मास M है, आपने करा ये कि 5 पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज, मास ऑफ यूनिट लेंथ निकाला आपने, एक पेन की कॉस्ट निकाली 2 रुपए, M/L। फिर आपने मास ऑफ dx लेंथ निकाला, 3 पेन के लिए आपने 2 रुपए को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आपने इसे dx से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे आप dm कह रहे हो। तो आप लिख रहे हो कि dm इज M/L dx। इसमें कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। चलिए, किसी को कोई परेशानी नहीं है तो 2 को मैं 1 में रख देता हूँ। भाई अब भी परेशानी है बता दीजिए ईमानदारी से, तो कोई बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं दोबारा करा दूंगा। इसमें कहाँ बेइज्जती करता हूँ लोगों की। सर उसको डीएम ही क्यों बोला हमने?
स्मॉल dx लेते हैं ना बच्चे, dx मींस एक्सट्रीमली स्मॉल, तो उसके मास को एक्सट्रीमली स्मॉल मास dm, मैथ्स में ना d शो करता है इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल, बस इसलिए छोटी सी लेंथ का छोटा सा मास, बस इसलिए। तो अगर मैं 2 को 1 में रख दूं तो I होगा इंटीग्रल ऑफ -L/2 2 + L/2, it's dm. What is dm? It's m/L dx into x square. भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि जब आप क्लास लिया करो ना तो भूल जाया करो कि आप अपने घर में या अपने रूम में बैठे हो। घर वालों से भी कह दो कि ये 1.5 घंटा एटलीस्ट डिस्टर्ब ना करो। बिल्कुल ऐसे मानिए कि आप किसी फिजिकल क्लासरूम के अंदर, दिमाग को आदत नहीं पड़ी ना 1.5 घंटा एक जगह काम करने की, तो कल को जब आप एग्जाम में बैठे होगे वो दिमाग काम नहीं कर सकता। मैं कई बार कह चुका हूँ, ये जो क्लास होती है ना 1.5 घंटे की 3 घंटे की, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे कुछ आता था मैंने आपको बता दिया आप रट कर आ गए। ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है कि 1.5 घंटे में एक्टिव कैसे रहना। जैसे अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखते हैं तो कहते हैं ना कि आजकल ये प्लेयर फॉर्म में चल रहा है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्म, उसी फॉर्म में आपके दिमाग को लाने में हमें सालों लग जाते हैं, 2-2 साल लग जाते हैं कि ये 3 घंटे के लिए बैठकर अपनी फुल एफिशिएंसी पर काम कर जाए। लेकिन वो मेहनत बर्बाद होकर रह जाती है जब तुम घर पर इधर उधर बातें कर रहे हो। घर वालों को भी इतनी चीज बताओ कि ओके मैं घर में हुई नहीं इस 1.5 घंटे के लिए, भूल जाएंगे, किसी ऐसी जगह बैठ जाए जहाँ जाके कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नहीं तो हेडफोन यूज करो यार, अच्छे हेडफोन्स आते हैं, इधर उधर की आवाज ही नहीं आएगी। ये जो चीजें आप कर रहे हैं अभी आपको बहुत इनसिग्निफिकेंट लगती हैं, लेकिन जब आप नीट के लिए या जेई के लिए प्रिपेयर करते हो सालों कुछ नहीं होता, तब आपकी जिंदगी में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बचता। आपकी आगे की लाइफ यही यही जो चीजें आप कर रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, यही डिसाइड करेगा कि आपका आगे का कैरियर कैसा होगा। बहरहाल यहाँ तक बता दो मुझे, स्टेप नंबर 3 तक कोई डाउट्स, परेशानियां, तकलीफ? नो सर। तो भाई देखो, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब ये छोटे छोटे इंटीग्रल्स तो तुम लोग खुद ही कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी को अब भी मेरी जरूरत है इस इंटीग्रल में, इसका मतलब उसने कुछ करा नहीं मेरे साथ, उसको जरूरत है कि मेरी नई बैच ज्वाइन करे फिर से। m by x स्क्वायर का इंटीग्रल इज x³ / 3। भाई इंटीग्रल नहीं आता ना, इसका मतलब है तुम्हारी क्लास जब 7th 8th में थे, कोई बच्चा 7th 8th में और उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन ना आता, जो हाल उसका होगा ऐसे ही इस बैच में उसका होगा जो इंटीग्रल नहीं जानता। लिमिट्स रख दीजिए, x³ हो गया -L/2 से +L/2। भाई जरा करिए, लिमिट्स रखिए, मुझे बताइए फाइनल आंसर क्या रहा है, वरना तो आप सब कुछ कॉपी कर लेंगे। इतना लिखिए, यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट स्लाइड बताइए मुझे जब इतना लिख लें तो, और मुझे वो पूरा ना सॉल्व करके बताइएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं, लिखा आप लोगों ने इतना? नो सर। अच्छा अभी नो भी आ रहा है, लिख लीजिए लिख लीजिए। अब आ जाए नेक्स्ट स्लाइड। चलिए सॉल्व करिए इसे, मुझे आंसर लिख कर दिखाइए फाइनल आंसर क्या हो रहा है। सर एक पीछे लगा दिए। और बहुत ईमानदारी से बताइएगा, कभी ये मत करिएगा कि आपने किसी बुक से देखा और आंसर बता दिया। हमजा आपका बिल्कुल सही आ रहा है, हमजा आप गड़बड़ कर, अरे गुड, वेरी गुड, हमजा ठीक आ रहा है। डन सर। वेरी गुड हमजा। गुड ड्राइव, सही आ रहा है। गुड साजिद, सही आ रहा है।
शाइस्ता कुछ गड़बड़ है बच्चे, एक बार चेक कर लो। शाइस्ता एक बार चेक करो। रशाद का ठीक है, मुबशिरा का ठीक है, मरियम आप कुछ गड़बड़ कर रही हैं, अलीना का भी ठीक आ रहा है। चलिए भाई अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। ml² इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए x की जगह l/2 रखिए, इट्स l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब। सो ये आया सर मैंने बस उस कैंसिल नहीं किया। कैंसिल थोड़ा होगा, l³/8 माइनस ऑफ l³/8। हाँ, सो ये आया m/3l, it's l³/8 plus l³/8। m/3l, it's 2l³/8, तो ml²/12 आ जाएगा। आप जब कैंसिल करेंगे तो आपने 2 से 4 कैंसिल कर दिया, l से आपने क्यूब कैंसिल किया तो स्क्वायर आ गया, ml²/2। भाई बताइए, क्लियर है ना? यस सर। चलो यस सर। इसी क्वेश्चन को ना दोबारा से फ्रेम करते हैं। अभी तक रॉड की मास डेंसिटी यूनिफॉर्म थी, अब फ्रेम करते हैं कि रॉड की मास डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म, और देखते हैं कहां पर चेंज आएगा। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। इनफैक्ट इसी स्लाइड में ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। भाई ये इसमें डाउट्स बताइए, मुझे नहीं समझ में आया आपके तो। दानिश, अब्दुल्ला, रमशा, अरे हुआ नहीं हुआ? अब्दुल्ला हो रहा है ये? जो अब्दुल्ला गायब है क्लास से, ये क्लास में होते हुए भी अच्छा है ही नहीं। दानिश हुआ? यस सर। सेम कहानी है, बस कह रहा है लीनियर मास डेंसिटी इज k/x। तो देखो लीनियर मास डेंसिटी क्या है, ऐसे लिखेंगे इसे भी, ऐसे लिखेंगे इसे भी। अब यहां पर ये जो यूनिट लेंथ का मास है ना वो दिया हुआ है, टोटल तो आपको पता ही नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है, टोटल तो दिया ही नहीं। यूनिट लेंथ का जो मास है ना उसको वो कह रहा है लीनियर मास डेंसिटी, जिसे उसने kx दिया हुआ। सो यहां से आप लिख सकते हैं kx dx। तो आपका जो dm था ना वो इतना है, kx dx आया। तो जो m/l हम कैलकुलेट करते थे उसकी जगह उसने दिया हुआ है कि लीनियर मास डेंसिटी इतनी है, तो जस्ट लीनियर मास डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दी। कुछ ऐसा है कि 5 पेन की कॉस्ट की जगह मैं 1 पेन की कॉस्ट दे दूं कि 1 पेन 2 रुपए का है, तो 3 के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मैंने आपको बता दिया यूनिट लेंथ का मास कितना है, kx, तो dx के लिए जस्ट मल्टीप्लाइड विद dx। तो जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 को 1 में, सो दिस इज kx dx into x²। मुझे बताइए आपको यहां तक आया सबको? यस सर। अब सिर्फ इतना है कि k इज अ कांस्टेंट है ना, k को बाहर ले जाइए, k कांस्टेंट है। अब मुझे इंटीग्रेट कर कर बताएंगे आप लोग, -l/2 से लेकर +l/2 तक x³ dx। इसे सॉल्व करके मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है, करिए इतना, सॉल्व करते हैं आगे।
करिए सर। अरे वेरी गुड आसिया। अच्छा मुझे एक बार ना चेक करना पड़ेगा, आप लोग लिख दीजिए फिर मैं चेक करता हूँ कि करेक्ट क्या है, मुझे भी याद नहीं इसका। एक दो शेप्स के और सीखेंगे जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। चलिए मैं एक बार चेक कर देता हूँ ना कितना आ रहा है। सो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं, के तो बाहर हो गया, इट्स इंटीग्रल ऑफ -L/2 2 + L/2, इट्स x³ dx, राइट। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इट्स के, x³ का इंटीग्रल इज L/2³ माइनस L/2³ सॉरी इंटीग्रेट ही कहाँ गया। एक अब चेक करते हैं इसको, मैं जरा सा सॉल्व कर दूं फिर आप लोगों के आंसर्स चेक करते हैं। के x⁴ 4/4 limit is -L/2 to +L/2. So moment of inertia is k/4. It's L/2 to the power 4 minus of -L/2 to the power 4. So moment of inertia is k/4. It's L to the power 4/16 plus L to the power 4/16. So moment of inertia is k/4. This is L to the power 4/8 हो जाएगा। तो moment of inertia आया k L to the power 4/32। तो सबसे अभी जो रिसेंट नीचे से चलते हैं, शाइस्ता का ये सही था, मुबशिरा का ठीक है, रशाद का ठीक है, फातिमा का गड़बड़ है, कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ किया है, हिमांशु का ठीक आ रहा है, शाइस्ता का गड़बड़ है, रमशा का ठीक है, दानिश का गड़बड़ है, हुदा का ठीक है, हुदा का ठीक है, अलीना का ठीक है, हमजा का गड़बड़ है, आतिफ का भी गड़बड़ है, शाइस्ता का गड़बड़, फातिमा का गड़बड़, मरियम मुबशिरा का ठीक है, नहीं गड़बड़ है। हाँ साजिद समझ में आया लीनियर मास डेंसिटी है, मैं एक बार और डिस्कस करूं। ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ, सिंपली यूनिट लेंथ का कितना मास है, दैट्स लीनियर मास डेंसिटी। इतना लिखिए, फिर दो शेप्स और डेराइव करते हैं, उसके बाद हम डेराइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, लेकिन दो शेप्स और डेराइव करेंगे। सर एक सेकंड पिछली स्लाइड लगा दीजिए। जी नेक्स्ट स्लाइड पर आऊं। यस सर। सो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करना सीख गए ना। तो अभी तो मैंने एक एक्सिस के अबाउट निकाला है, मैं किसी और एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। आज मैं एक्सिस शिफ्ट करना नहीं सिखा रहा, कल जब हम करेंगे तो सीखेंगे कि एक्सिस कैसे शिफ्ट करते हैं।
अब एक दो कैलकुलेशंस और कर लो, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। एक रिंग की कैलकुलेशन है, ये तो बहुत ही छोटी है। एक डिस्क की कैलकुलेशन जो थोड़ी सी परेशान करेगी आपको, डिस्क शायद परेशान करे। तो पहले लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about an axis passing through its center. Its center and perpendicular to plane of ring. So ये आपको रिंग दी हुई है, बिल्कुल रिंग के सेंटर से सेंटर ओ एक एक्सिस पास हो रहा है, जो एक्सिस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे करके जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उसमें जो पहला वाला था, ये वो वाला केस है। तो इसमें बहुत आसान काम है कि रेडियस रिंग का आर है, मास ऑफ द रिंग इज एम। ये बहुत सीधी सीधी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना होगा। रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग I, इसे आप ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ dm r स्क्वायर। dm r स्क्वायर हो जाएगा। आपने अगर स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ, तो इसका सेपरेशन तो सेंटर से कैपिटल आर ही होना। कैपिटल आर कांस्टेंट होता है, इट्स आर स्क्वायर। अब देखो, इसको तुम चाहो ना तो प्रॉपर dx में कन्वर्ट कर कर इनिशियल से फाइनल लिमिट लेकर भी कर सकते हो, लेकिन रिंग में जरूरत नहीं पड़ती। भाई dm का इंटीग्रल क्या होगा, सारा मास ऐड कर दो, dm का इंटीग्रल लेकर टोटल मास आ जाएगा। तो एक लाइन के अंदर कैलकुलेशन आ जाती है। अब आप में से कोई चाहे तो इस dm को dx में कन्वर्ट करे, लिमिट ले 0 से लेकर 2 पाई r कर आगे फिर से यही आ जाए। तो रिंग में ये शॉर्टकट याद रखो, dm रखो, dm के इंटीग्रल को टोटल मास m कह दो, mr स्क्वायर आ जाएगा। ये बताइए, ये आया आप लोगों की समझ में? कोई डाउट है अगर? सर समझ नहीं आया। कहाँ से? देखो, ये समझ में आया यहाँ तक? यस सर, वहां तक आ गया। कैपिटल आर यहाँ वेरी करेगा या कांस्टेंट रहेगा? सर कांस्टेंट है। तो मैं बाहर ले जा सकता हूँ इसे? यस सर। अब बचा गया सिर्फ dm बचा। जब आप dm को इंटीग्रेट करेंगे, dm के इंटीग्रल का क्या मतलब है? रिंग के ऊपर जितने भी dm है सबको कंबाइन करते चलो। जब सारे dm को कंबाइन करोगे तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? रिंग का मास ही तो बचेगा। यस सर। मैंने डायरेक्टली m लिख दिया, ठीक है। आप Yes, चाहते तो yes. इसे dx में कन्वर्ट करके प्रॉपर लिमिट ले सकती थी 0 से 2 पाई, यार रिजल्ट यही आता। क्यों लेंदी करना कैलकुलेशन? यहीं छोड़ दो, लिखिए इतना, फिर डिस्क करते हैं। यस आगे सर। डन सर। डिस्क लेंदी कैलकुलेशन 15 मिनट है ना, 15 मिनट में डिस्क करना है। मुझे जरा सोचो, रिंग और डिस्क में फर्क क्या है? सर रिंग में तो बीच में हॉलो होता है और डिस्क जो होती है कवर होती है पूरी, बस थोड़ा सा बीच में पोर्शन खुला होता है। यूजुअली डिस्क में बंद भी हो सकता है ना, बिल्कुल बंद हो सकता है। यस सर, बिल्कुल बंद भी होता है। तो रिंग में मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, जो सरकमफेरेंस है सिर्फ यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सिर्फ यहाँ पर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्क में अंदर भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एक चूड़ी, एक बैंगल है ना, स्मॉल हो गया, आप मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? ओनली ऑन द सरकमफेरेंस। एक प्लेट ले लिया आपने, सर्कुलर प्लेट, वहां मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? थ्रू आउट द एरिया ऑफ द प्लेट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है मासेस का। सो मैं इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क करता है। ये लिख लिया था ना आप लोगों ने? सर एक मिनट। यस सर। लिख लीजिए, फिर डिस्क करता है। डन सर। मैं यही चेंज कर देता हूँ ना, गलत से। ऑफ अ डिस्क about an axis passing through its center and perpendicular to the plane. तो बस अब रिंग की जगह मैंने यहाँ पर एक डिस्क ले ली। ये डिस्क बड़ी बड़ी ले लो, जगह बहुत चाहिए होगी इसको।
तो ये डिस्क है, तो ये डिस्क दी हुई है। अब मैं चाहता हूं ये डिस्क का सेंटर है, मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। डिस्क का जो रेडियस है, दैट रेडियस इज आर मास ऑफ द डिस्क इज। इस डिस्क के लिए आप एक स्मॉल एलिमेंटल रिंग लेकर चलो। इसमें ना रिंग, इसमें आप डीएक्स एलिमेंट नहीं ले सकते। डीएक्स एलिमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ मास लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डिस्क में थोड़ा सा अलग तरह से चलते हैं। जैसे अगर आपको रॉड याद हो, रॉड में हम क्या करते थे, एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते थे डीएक्स, लेकिन ये काम मैं डिस्क में नहीं कर सकता क्योंकि डिस्क में मास लेंथ पर नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डिस्क के लिए अपनी ट्रिक्स हैं। जैसे एक तरीका तो सबसे आसान ये होता है डिस्क में कि आप ना यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग ले लो, एक रिंग ऐसी चूज कर लो जो स्मॉल एलिमेंट आप डीएक्स लेते थे ना रॉड में, उसकी जगह डिस्क में आपने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो एलिमेंट आपने एक रिंग ले ली। एक रिंग ले ली जिसका रेडियस x है, एक रिंग ले ली जिस रिंग की जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज dx और इसका मास dm होगा। मैं फिर कह रहा हूं, रॉड में जो काम आपने dx के साथ किया था ना, ये वाला स्मॉल एलिमेंट चूज किया था, एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, यहां पर उसकी जगह डिस्क में आप ये रिंग ले रहे हो जिसकी थिकनेस dx है, रेडियस x है, मास d। छोटी सी रिंग है, इसे आप कहते हो एलिमेंटल रिंग। इसकी थोड़ी बहुत मैं कहानी लिखना शुरू करता हूँ। सो कंसिडर, बहुत रेयर डिस्क की डेरिवेशन पूछी जाती है, लेकिन ये आनी चाहिए आपको, ये कैलकुलेशन आनी चाहिए। कंसिडर, इसमें होल नहीं डिस्क में? जी नहीं, एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। और जो पूरी डिस्क है, मास ऑफ डिस्क इज m and radius of disk is r। अभी जो एलिमेंटल रिंग आपने चूज करी है, इस रिंग की ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये जो आपने चूज किया, इतना मुझे इतना एरिया चाहिए क्योंकि मास तो सिर्फ इतने में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना रिंग में। ये वाला, ये जो मैं रेड से कर रहा हूँ, मुझे इतना एरिया चाहिए। तो बता सकता है मुझे ये वाला एरिया कैसे आएगा जो मैंने रेड किया हुआ? सब पाई आर उस पहले उसका रेडियस अगर दे रखा है तो, और फिर माइनस पाई आर स्क्वायर। बाहर वाले का एरिया यस माइनस सर, अंदर वाले। इससे आसान तरीका सिखाऊं मैं आपको। एक काम कीजिए, इसका सरकमफेरेंस निकाल दीजिए, एरिया चाहिए एलिमेंटल रिंग। इससे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। भाई रशाद वाला तरीका तो सबको याद होगा ना, कि आउटर एरिया माइनस यस सर। और आसान तरीका सीखो। आप सरकमफेरेंस निकालो, कितना है सरकमफेरेंस? 2 पाई आर। 2 पाई x स्क्वायर। 2 पाई x, सरकमफेरेंस में स्क्वायर कहाँ आता है? 2 पाई x। इसे थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ रिंग की थिकनेस कितनी है? यस तो ये वही आ जाएगा जो रशाद कह रहा था कि आउटर एरिया निकालो, इनर एरिया सब ट्रैक करो, सब कर करा के यही आएगा। ऐसे इसको यूज कर लेंगे, 2 पाई x dx, प्रोवाइडेड जब आप ये काम करोगे ना, तो जहां कहीं dx स्क्वायर आएगा उसे 0 ले लेना, क्योंकि dx बहुत ही छोटा है, उसका स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो आपने ये एरिया ले लिया 2 पाई x dx, जो रिंग है इतनी सी, इसका एरिया इज 2 पाई x dx, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। तो इस एरिया का रोल कुछ वैसा ही है जैसे यहाँ dx लेंथ का था, यहाँ लेंथ dx ली थी स्मॉल एलिमेंट की, यहाँ स्मॉल एलिमेंट का एरिया है 2 पाई x dx। फिर वही कहानी, 5 पेन 10 रुपए के थे, 3 पेन कितने का था? पूरी डिस्क का मास m, एरिया पाई आर स्क्वायर, तुम्हें पता है पाई आर स्क्वायर पर मास कितना है m, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं मास ऑफ, क्योंकि डिस्क में मास एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर इज m। मास ऑफ यूनिट एरिया बताया कोई मुझे क्या होना चाहिए? m upon पाई आर स्क्वायर। बाय पाई आर स्क्वायर।
मुझे चाहिए इस डी ए एरिया पे मास ऑफ डी ए एरिया। क्या करेंगे भाई, बता दो जरा। सर डीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, जिस एरिया का मास चाहिए उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी को हम डीएम कह देते हैं। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो डीएम मुझे चाहिए होगा तो मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया, ये डीएम हो गया। बताइए यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. यस सर। इतना लिख लो यार, ये क्लास ओवर हो जाएगी, जल्दी लिख लो इतना, फिर नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी ऑफलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि खुले और फिर इसको शिफ्ट करेंगे, तो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है इस तरह की क्लासेस के साथ? सर अभी तो नहीं खुला है, अगर खुलना है तो 12th में खुलेगा बस। जी साजिद, रॉड में ना हम लेंथ लेते थे क्योंकि रॉड इज वन डायमेंशनल, बट डिस्क इज नॉट वन डायमेंशनल, डिस्क इज टू डायमेंशनल, तो वहां तो हम पूरी रिंग लेते थे। तो अभी ना कुछ दिनों में कंफर्ट फैक्टर बहुत आ जाएगा कि घर पे सुकून से बैठ के कर रहे हैं, कौन बाहर निकले स्कूल से आने के बाद। सर नहीं, उसकी प्रॉब्लम नहीं है सर, स्कूल की कॉपीज मैंने बनाई भी नहीं है, जाऊंगा तो दिखानी पड़ेगी। अभी आएगा जब खुलेगा ना। पहले तो आदत थी बच्चों को 3 बजे स्कूल से आए, 4 बजे ऑर्किड आ गए। 3 बजे स्कूल से आने के बाद हर आदमी सोचेगा कि क्यों निकलूं। डन सर। Sure. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। सो अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, अच्छा नहीं यार आज नहीं करते, फिर ना ये रह जाएगा, आज इसको यहीं छोड़ना होगा, कल इसे कंटिन्यू करेंगे। यहीं से मैं इसको मैं सेव ही कर लेता हूँ, शीट सेव कर लेता हूँ इसे, फिर आज हम यहीं छोड़ेंगे। इसे मैं यहीं छोड़ा हूँ, क्लास ओवर।